तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि सिपॉय फार्मा 2025 का एग्ज़ाम कैसे आता है, कैसा पेपर आता है, सरल आता है, कठिन आता है, किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा वेटेज देनी है। ये सब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, क्योंकि मैंने पिछली बार जो है 2024 में सिपॉय फार्मा का एग्ज़ाम दिया था। मैंने क्वालिफाई भी किया था, सीबीटी जो रिटर्न टेस्ट होता है, और मैं फिजिकल के लिए भी सिलेक्शन हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा फिजिकल में सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो आज मैं पूरा जो एक्सपीरियंस है, कैसा पेपर आता है, किस टॉपिक को पढ़ना है, पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो तो आपको पता ही है कि इंग्लिश और जनरल नॉलेज आनी है, वो पार्ट 1 में आनी है। और सेकंड पार्ट में जो फार्मा का सेक्शन आता है, फार्मा में भी 2 सेक्शन है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पूरा फार्मा पढ़ना है और जनरल नॉलेज और इंग्लिश पढ़ना है। ये आपको पता है, जनरल नॉलेज और इंग्लिश में से 40 नंबर लाने हैं और उसमें से 60 नंबर लाने हैं, ये आपको सबको पता है। तो पूरी बात करेंगे, फार्मा में भी बात करेंगे, नॉन फार्मा में भी बात करेंगे, पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले अब हम बात करेंगे फार्मा की। फार्मा में जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो मेजर सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी आता है और कोग्नोजी भी आता है। हालांकि कोग्नोजी में इसका जिक्र नहीं है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी की बात करेंगे। इसके बाद हम माइनर सब्जेक्ट की बात करेंगे, जिसमें बायोकेमिस्ट्री है और हॉस्पिटल फार्मेसी है, जो हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, जो कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जो बात करते हैं फार्माकोलॉजी की। फार्माकोलॉजी में जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, सबने यही कहा है कि जो क्लासिफिकेशन जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सभी एग्जाम के नज़रिए से भी, और ये सेंट्रल का एग्जाम है तो इसमें भी आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है। क्लासिफिकेशन पूरे ट्रक का पढ़ना है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन रहता है, जैसे कि डायबिटिक, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हो गया, एंटी डायबिटिक एजेंट हो गया, इन पे आपको फोकस करना है। एंटी कोलिनर्जिक, इन पे आपको फोकस करना है। और एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है फार्माकोलॉजी के अंदर। तो इनका आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ये क्लासिफिकेशन वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है और वो सोच रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने पढ़ाई नहीं की है। उनके लिए क्लासिफिकेशन करना बहुत ही एक सफिशिएंट है। ठीक है, और जो चाहता है कि भाई मैं और स्कोर कर सकूं और उनके लिए ये काफ़ी नहीं है, तो वो सोचते हैं कि मैं और भी पढ़ सकता हूं, मेरे पास इतना टाइम है, मैंने पहले से ही तैयारी की है। तो उनके लिए भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसके साथ जो कॉमन यूजेस एंड कॉमन एडवर्स इफेक्ट होते हैं ड्रग के, वो आपको जरूर करना है। जैसे एक प्रोटोटाइप ड्रग होती है, जैसे ACE इनहिबिटर की प्रोटोटाइप ड्रग जो होती है, कैप्टोप्रिल होती है, उसका जो कॉमन यूजेस है एंड कॉमन एडवर्स इफेक्ट आपको पता है। कफ होता है, परसिस्टेंट ड्राई कफ होता है, वो आपको याद कर लेना है। उसका यूजेस आपको याद कर लेना है। ठीक है, उसके एडवर्स इफेक्ट आपको याद कर लेना है। इसके बाद जो डिजिटलिस वगैरह होती हैं, फेनिटोइन होती है, कार्बामाज़ेपाइन होती हैं, ये सब प्रोटोटाइप ड्रग हैं। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि कॉमन यूजेस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट आपको याद करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद जो इसके बाद फार्माकोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट है वो टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो एंटीडोट होते हैं, एंटीडोट और टॉक्सिकोलॉजी से एडवर्स इफेक्ट, मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट होते हैं। जैसे राइस सिंड्रोम होता है, एस्पिरिन का राइस सिंड्रोम होता है ना, क्लोरामफेनिकोल का ग्रेविव सिंड्रोम होता है, ये आपको याद करना है। ठीक है, उसके स्पेसिफिक एंटीडोट याद करना है। जैसे पैरासीटामोल में क्या एंटीडोट होता है, N-acetylcysteine है ना, डिजिटलिस का डिजीबाइंड, ये सब आपको याद करना है। इसके साथ जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ये भी फार्माकोलॉजी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फार्माकोलॉजिकल में जो इंपॉर्टेंट है वो है जनरल फार्माकोलॉजी। रिसेप्टर से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिए। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एंट्रल रूट कौन सी होती है, पेरेंटल रूट कौन सी होती है ना, इंट्रामस्कुलर में किस इंजेक्शन को दिया जाता है, कौन से ऑयली को दिया जाता है या एक्वस को दिया जाता है, हाँ सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी किस रूट से होती है, ये सब आपको याद करना है। जनरल फार्माकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है फार्माकोलॉजी में, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जनरल फार्माकोलॉजी को आपको बिल्कुल पक्का करके ही जाना। ठीक है, क्लासिफिकेशन होगा जनरल फार्माकोलॉजी का, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस एंड कॉमन एडवर्स इफेक्ट, इसके साथ साथ ही एंटीडोट। ठीक है, ये सब आपको फार्माकोलॉजी में करना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है डोजेस फॉर्म। ठीक है, डोजेस फॉर्म, टैबलेट, कैप्सूल, पेरेंट्रल्स डोजेस फॉर्म, ये सब आपको याद करना है। टैबलेट में आपको वही इंग्रेडिएंट, एक्सपिएंट वगैरह याद करना है, जो बाइंडर कौन सा है, डाइल्यूएंट कौन सा है ना, फ्लो के लिए कौन सा यूज़ होता है ना, लैक्टोज, स्टार्च, ये सब आपको याद करना है। जो स्टार्च और जो माइक्रोस्टेंसुल, इनके जो ब्रांड नेम होते हैं, ठीक है ना, ब्रांड नेम स्टारक्स 1500, एविसेल, एमडेक्स, सेल्यूटर, प्रोमाजोल, ये सब आपको याद करना है। ये टैबलेट्स का हो गया। ठीक है, टैबलेट्स में, और इसके बाद जो उसकी प्रोसेस होती हैं, ग्रेनुलेशन, ट्राइग्रेनुलेशन, ब्रेड ग्रेनुलेशन, ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, और जो कोटिंग मटेरियल होते हैं, एंट्रिक कोटेड मटेरियल कौन है, थैलेट्स होते हैं, फिल्म फॉर्म कौन होते हैं, कार्बोक्सीमेथाइल सेल्यूलोज, ये सब आपको याद करना है। ये टैबलेट्स का हो गया। ठीक है,
इसके बाद बात करते हैं कैप्सूल की। कैप्सूल में आपको जिलेटिन याद रखना है, जिलेटिन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ वगैरह याद कर लेना है, ठीक है। और जो साइज़ होती है कैप्सूल की साइज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 तक होती है। स्मॉलेस्ट साइज़ कौन सी होती है, ग्रेटेस्ट साइज़ कौन सी होती है, उसका उसमें कितना वॉल्यूम फिल हो सकता है वो सब आपको याद रखना है। जिलेटिन के बारे में अच्छे से याद रखना है। फार्माजेल ए का आइसोइलेक्ट्रिक बॉन्ड कितना होता है, फार्माजेल बी का आइसोइलेक्ट्रिक बॉन्ड कितना होता है, कहाँ से प्राप्त होती है, बोन से प्राप्त होती है, एसिड से प्राप्त होती है, ये याद करना है, ठीक है। और इसके साथ कैप्सूल में इतना याद कर लेते हो बहुत है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पेरेंटल डोज फॉर्म। पेरेंटल डोज फॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑल अदर एग्जाम। सभी एग्जाम की बात करूँ तो पेरेंटल डोज फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है आपका। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स आपको याद करना है। इसके बाद जो उनके टेस्ट वगैरह होते हैं ना, एमप्यूज का टेस्ट, ली का टेस्ट यूज़ होता है, ये टेस्ट वगैरह पेरेंटल्स प्रोडक्ट्स के टेस्ट वगैरह याद कर लेना है। इसके बाद जो ग्लासेस वगैरह होते हैं, ग्लासेस, बोरोसिलिकेट ग्लास, पाउडर ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, ये सब आपको याद करना है। इनके टेस्ट वगैरह याद कर लेना। रबर के लिए टेस्ट वगैरह याद कर लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एग्ज़ाम के नज़रिए से नहीं, सारे अदर एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैंने पेरेंटल्स का बता दिया। इसके बाद स्टरीलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें ऑटोक्लेविंग सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टरीलाइजेशन याद कर लेना आप। किस टेम्परेचर पर कितने घंटे के लिए यूज़ करते हैं, ऑटोक्लेविंग क्या है, ड्राई हीट स्टरीलाइजेशन क्या है, मोस्ट हीट स्टरीलाइजेशन क्या है, गैसियस स्टरीलाइजेशन, इथाइलिन ऑक्साइड इसमें यूज़ करते हैं, रेडिएशन स्टरीलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, ये स्टरीलाइजेशन का पार्ट है। ये सब आपको याद करना है, ठीक है। ये तो हो गई फार्मास्यूटिक्स की बात। फार्मास्यूटिक्स में और एक आता है डिस्पेंसिंग फार्मेसी। प्रिस्क्रिप्शन आता है, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पोसोलॉजी आती है, अडल्ट डोज वगैरह, यंग फार्मूला, फ्राइड फार्मूला, क्राउड फार्मूला, डेलिंग्स फार्मूला, ये सब आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद जो बायोफार्मास्यूटिक्स थी, बायोफार्मास्यूटिक्स में आपको रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और इसके बाद एब्जॉर्प्शन का कर लेना। एब्जॉर्प्शन की जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन, जो पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस होते हैं, ये आपको आता है। तो ये भी आपको याद है। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। और आपको जो भी मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत ही डीप नहीं जाना है। बेसिकली ऊपर बेसिक लेवल का पढ़ना है आपको। बेसिक लेवल में भी आपका पेपर क्रैक हो सकता है, क्योंकि जो सेपो फार्मा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो फिजिकल टेस्ट में होता है। जो रिटर्न टेस्ट होता है, सीबीटी टेस्ट होता है, बहुत ही इजी आता है। इसको आप आसानी से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल में ज़्यादा वेटेज देना पड़ता है, इसलिए आपको ज़्यादा डीप पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। बिल्कुल आप नॉर्मल बेसिक तरीके से ऊपर का ही पढ़ सकते हैं, तो आपको बहुत ही मतलब सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा तो नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है आपको। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लिमिट टेस्ट पढ़ना है, जीआईटी एजेंट पढ़ने हैं, जिसमें एंटासिड्स आ जाते हैं, है ना, एसिडिफायर्स आ जाते हैं, सोडियम सिट्रेट्स, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इप्सम साल्ट, ये सब पढ़ना है। डेंट्रीफ्राइसिस पढ़ लेना आप। ये सब आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। लिमिट टेस्ट बहुत पढ़ लेना, लिमिट टेस्ट आता ही है, ठीक है। और इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ लेना। जो रिंग को पहचानने की जो एबिलिटी होती है, मतलब 5 मेंबर रिंग है, इसको क्या बोलेंगे, पायरिमिडीन, है ना, प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ लेना, है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ट्रांस आइसोमर, ये सब पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको इतना वेटेज देने की जरूरत नहीं है, बहुत डीप, बहुत उसमें गहराइयों में होता है, तो उसको मेडिसिनल केमिस्ट्री आप छोड़ सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गई केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बाद बात करते हैं हम माइनर सब्जेक्ट की। माइनर सब्जेक्ट में क्या आता है, जूरिस्प्रूडेंस में आप शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल्स आप पूरे रट लेना। वैसे तो आपको रटे ही होंगे, लेकिन पूरा एक बार रिवाइज कर लेना। शेड्यूल्स में ही क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। इसके बाद आप डेट्स वगैरह याद कर लेना। डेट्स में फार्मेसी एक्ट हो गया, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स हो गया, है ना, एनडीपीएस एक्ट हो गया, इनके जो डेट्स वगैरह याद कर लेना। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो फेमस मतलब जाने माने जो एक्ट होते हैं ना, उनका डेट्स वगैरह याद कर लेना। ये हुआ जूरिस्प्रूडेंस के बाद आता है बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, है ना, अमीनो एसिड्स हो गया, उसी में आपका न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट में आपको शुगर्स के बारे में पढ़ना है, रिड्यूसिंग शुगर, इन्वर्ट शुगर, इनके टेस्ट वगैरह, ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट, मोलिस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ये टेस्ट वगैरह याद कर लेना आप। लिपिड्स में भी कुछ टेस्ट होते हैं, साल्कोक्स टेस्ट वगैरह, इसके बारे में याद कर लेना। प्रोटीन्स या अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ये आपको याद कर लेना, ठीक है। ग्लाइसिन जैसे कि एक ऑप्टिकल एक्टिविटी या इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव जो होता है, ग्लाइसिन जो होता है, वो उसके बारे में आप पढ़ लेना। उसके टेस्ट के बारे में आप पढ़ लेना, बायो टेस्ट, हाइड्रोजन टेस्ट, ये सब आपको पढ़ना है। ये आपके प्रोटीन से पढ़ना है। एंजाइम्स के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। एंजाइम के जो भी एंजाइम्स होते हैं, आइसोमरेज एंजाइम, हाइड्रोलेज एंजाइम, किस में काम में आते हैं, यूनि एंजाइम कौन होता है, कोफैक्टर वगैरह, इसके बारे एंजाइम के बारे में पढ़ लेना आप। न्यूक्लिक एसिड के बारे में, न्यूक्लिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है।
DNA और RNA, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, थायमीन, गुआनिन, एडेनिन, फॉस्फेट या बेस होता है जो, उसके बारे में आपको जरूर पढ़ लेना, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और इनकी कमी से जो विटामिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। किस प्रकार के विटामिन होते हैं? ADE की, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन की कमी से होने वाले रोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। विटामिन तो आता ही हर एग्जाम में, ये तो कॉमन क्वेश्चन ही है, ठीक है, इसके बारे में आप याद कर लेना। ये हो गई आपकी बायोकेमिस्ट्री के बाद हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में आपको वही थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग पढ़ लेना। बेड साइज़ के हिसाब से जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो पढ़ लेना आप, ठीक है, कितने बेड पर कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ये सब आप पढ़ लेना। तो ये हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी हो गया। इसके बाद जो होता है वो हेल्थ एजुकेशन जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें आपको कम्युनिकेबल डिसीज़ पढ़ना। कम्युनिकेबल डिसीज़ जैसे आपका कोलेरा, निमोनिया, है ना, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, है ना, ये सब आपको याद करना है। कम्युनिकेबल डिसीज़ आता ही है क्वेश्चन, किस बैक्टीरिया की वजह से कौन सी डिसीज़ होती है, ये आपको याद करना है। कैंसर, एड्स, है ना, TB और ये सब डिसीज़ भी आपको पढ़ लेना है ध्यान से, ठीक है। और इसके बाद होता है वैक्सीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लाइव एटेन्यूएट वैक्सीन, है ना, और किल्ड इनएक्टिवेट वैक्सीन, ये आपको याद करना है, जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन, डिप्थीरिया टॉक्सिन वगैरह, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद इम्यूनोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। माइक्रोबायोलॉजी में इम्यूनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं, IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, इनका फंक्शंस आपको याद करना है। जैसे IgE हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करती है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। तो इम्यूनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी आपको पढ़ लेना। बहुत सरल है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, ऊपर से ही पढ़ना है, ठीक है। मैंने जैसे आपको पहले बोला था, ये सब आपको हो गया। अब इसके बाद क्या बचा आपका नॉन फार्मा पार्ट तो आपको बहुत ही सरल आता है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नॉन फार्मा पार्ट में आपको जीके आना है और एक इंग्लिश आना है, दो सब्जेक्ट बस आने हैं, ठीक है। जीके में आपको केवल स्टैटिक जीके पढ़ना है, ज़्यादा बाहर नहीं जाना, ज़्यादा कोई डीप नहीं जाना, स्टैटिक जीके आपको पढ़नी है। पिछली बार जो जीके से एक क्वेश्चन आया था, जैसे कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित, जो सबसे बड़ी पर्वत चोटी होती है वो कहाँ पर स्थित है, ये सब आया था मेरे को। और एक पॉलिटिशियन का नेम आया था, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये सब आया था। एक नेशनल पार्क पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके आपको पढ़ना है। भारत में सबसे बड़ा क्या है, किस स्थान पर है, जो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स होती हैं ना, एलोरा गुफाएँ, है ना, ये सब आपको याद करने हैं। और कौन सी नदी किस शहर के किनारे पर है, ये सब आपको याद करना है। इसके बाद स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता है, स्पोर्ट्स से ये जो पर्सन है किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, और ये जो ट्रॉफी है किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है, जैसे चड्डा कप, बैडमिंटन, रणजी ट्रॉफी, क्रिकेट, IPL क्रिकेट, ये सब आपको याद करना है। और इसमें आई थिंक ये भी आ सकता है कि पिछली बार जो IPL हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे, विराट कोहली, या किसने विकेट लिए थे। स्पोर्ट्स से भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका बुक एंड ऑथर्स। ओल्ड ऑथर्स भी होगा और नई बुक जिसने लिखी है उसके भी होगा। तो बुक एंड ऑथर्स में आपको नई भी पढ़नी है और पुरानी भी पढ़नी है, ठीक है। बेसिकली इसमें सिलेक्टिव पढ़ना है आपको। जो फेमस पर्सन है जिसने फेमस बुक ली, जैसे क्रिकेटर हो गए, क्रिकेटर का क्वेश्चन आ सकता है, विराट कोहली के लिए बुक कौन सी है, सुरेश रैना की ने लिखी बुक कौन सी है, बिलीव्स है ना, सचिन तेंदुलकर की कौन सी है, प्लेइंग इट माई वे, स्टेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव की कौन सी। ये फेमस इंसान की जिसने ये फेमस इंसान है जिसने बुक लिखी है या जिनके ऊपर बुक लिखी गई है, वो ही आपको पढ़ना है सिलेक्टिव, और कहीं नहीं जाना है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना है। शायद कि लूसेंट में यदि नई लूसेंट लोगे तो आपको मिल जाएगा, वरना एक RWA की भी एक स्टैटिक जीके की बुक है, तो उसको भी आप परचेस करके उसमें से पढ़ सकते हो। उसमें बहुत ही एक ईजी वे में दिया हुआ है, सब सिलेक्टिव दिए गए हैं। और आप चाहें तो उसमें आप जो डांसेस होते हैं, जो डांसेस होते हैं या वाद्य यंत्र होते हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये जीके वाला पोर्शन हो गया, ज़्यादा डीप नहीं जाएगा, नॉर्मली आएगा ऊपर से, ठीक है। और करंट अफेयर्स में आपको जो भी 6 महीने पहले जो भी हुआ है, कार्यक्रम वगैरह हुआ है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये भी पढ़ सकते हैं कि आप जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, कौन सी मिनिस्ट्री किस नेता के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास कौन सी मिनिस्ट्री है ना, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। और मुख्यमंत्री वगैरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, किस स्टेट के कौन से मुख्यमंत्री, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऊपर से ही आएगा, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। मैंने आपको जीके वाला पोर्शन में इतना ही आएगा, और कुछ ज़्यादा नहीं आ सकता है। बाकी आप अपने हिसाब से और देख लें क्या आ सकता है, उस हिसाब से पढ़ लें। इंग्लिश भी एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इंग्लिश में आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, एंड द वगैरह आर्टिकल्स हो गए, प्रपोजिशन हो गई, ओ, ऑफ, द वगैरह, ये सब हो गई। आपका पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन आता है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। इडियम्स आप याद कर सकते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस याद कर सकते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस में आपको जो ज़्यादातर यूज़ होने वाली जो इडियम्स हैं वो याद कर लें। उसके बाद एक कंप्रेहेंसिव पैसेज आता है। पैसेज में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सरल आता है, आप उसी में से आंसर देख के आप टिक कर सकते हो, ये आपका पैसेज हो गया। उसके बाद एंटोनिम सिनोनिम्स ऊपर से ही आएंगे, ज़्यादा डीप नहीं आएगा। एंटोनिम्स की पर्यायवाची या एंटोनिम सिनोनिम जो विलोम शब्द होते हैं वो आपको याद करना है।
और इंग्लिश में मुझे कुछ क्वेश्चन याद है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन आए थे। इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि जो स्विमिंग में जो तैरता है उसको क्या बोलते हैं, स्विमर बोलते हैं। जो गेम खेलता है उसको क्या बोलते हैं, वीडियो गेम खेलता है उसको क्या बोलते हैं, गेमर बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन आता कि जो होटल में जो खाना जो है सर्व करता है उसको बोलते हैं वेटर। इस हिसाब से क्वेश्चन आए थे भाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैंने इस सब क्वेश्चन देखे हैं, इस सब क्वेश्चन मैं लगा के आया हूँ, मुझे याद है भाई। मैंने आपके फ्रेंड्स को बोला था कि भाई तुम भी दे सकते थे पेपर, तुमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तुम भी दे सकते थे पेपर, इतना सरल आया था। ठीक है, तो मैं तो ये पिछले साल के हिसाब से बता रहा हूँ कि पेपर इतना सरल आया था। इस बार मुझे पता नहीं है कि कैसा पेपर आएगा, क्योंकि ये वैकेंसी ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, कैसा पेपर आएगा, मतलब बेसिकली सरल ही आया था, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडरेट पेपर आ सकता है, ज़्यादा ऐसा कुछ कठिन पेपर नहीं आएगा। ठीक है, इतना आप ध्यान रखें। ये जो मैंने आपको पेपर बताया, मतलब पूरा एग्ज़ाम पैटर्न बताया है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था। मैंने खुद पिछली बार पेपर दिया था, हालांकि मैं फिजिकल में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, उसको अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था, लेकिन मैंने पेपर क्रैक किया था। और मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में केवल 30 लोगों ने सिलेक्शन लिया था, केवल 30 लोगों, 6 जोन होते हैं। तो भोपाल में केवल 12 लोगों ने सिलेक्शन लिया था, उसमें मेरा भी नाम था। तो ये कह सकते हैं कि इसकी जो कट ऑफ होती है वो पेपर सरल होने की वजह से हाई जाती है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो कट ऑफ तो हाई जाएगी, लगभग 150 के ऊपर ही जा सकती है। इसलिए इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 150 और 160 के ऊपर भी जा सकती है, तो पेपर सरल होने की वजह से इसका कट ऑफ हाई जाता है। तो मैंने आपको जो पूरा एग्ज़ाम पैटर्न बताया उसके हिसाब से आप तैयारी करें। और यदि आप वर्किंग पर्सन हैं, मैं भी जब इसकी तैयारी करा तो मैं भी एक वर्किंग पर्सन था। मैं कभी 2 घंटे तैयारी करता था, कभी 3 घंटे, किसी किसी दिन 4 घंटे, या कभी छुट्टी होती थी तो कभी एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लेता। तो मैंने जॉब करके इस पेपर को क्वालिफाई किया था। तो आप समझते हैं इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। यदि आपने पहले से पढ़ाई की है तो बहुत अच्छा है, यदि आप अभी से शुरुआत कर रहे हैं तो जो भी मैंने आपको जो टॉपिक्स बताए हैं, जो भी मैंने आपको जानकारी दी है, यदि आप उस पर अमल करेंगे तो आपका पेपर सिलेक्शन हो सकता है। और इसको हल्के में ना लें, क्योंकि आर्मी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम ऐसा है कि आपको एक ही बार देने को मिलेगा, अगली बार कोई चांस नहीं है। क्योंकि मेरी एज इस बार मतलब 25 ही है, लेकिन कुछ इसमें अक्टूबर मांगा है, मैं जो है वो अगस्त में जन्मा हूँ, तो 2 महीने की डेट की वजह से मैं इस बार मतलब पेपर देने में एलिजिबल नहीं हूँ। तो आप ये समझें कि एक ही बार पेपर देने को मिलेगा, एक ही बार आप पूरी जान लगा दें, पूरा जो है सिलेबस पढ़ लें, उसके बाद पेपर देने जाएँ। ठीक है, फिजिकल के लिए क्वालिफाई करें। फिजिकल के लिए जो भी कैसे तैयारी करनी है, कितने महीने पहले तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करें, अपने लेवल पर करें या किसी अकेडमी ज्वाइन करें, वो मैं आपको आगे जो भी वीडियो आएगा उसमें आपको बता दूंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी आपका क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।